नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और केजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा सेक्शन चल रहा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था विंध्यन पहाड़ी के बारे में, विंध्याचल पर्वत के बारे में, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें कौन कौन सी पहाड़ियां मिलती हैं और किस पहाड़ी को हम कहाँ पे क्या कहते हैं। विंध्यन पहाड़ी को समझने के बाद अब नेक्स्ट टर्न पे नंबर आता है सतपुड़ा रेंज का। जैसे कि आप मैप में देख भी पा रहे हैं, तो सतपुड़ा रेंज आपको किस जगह पर देखने को मिलेगी, बेसिकली उसकी लोकेशन क्या है, जरा हम उसको मैप पे देख लेते हैं। अगर आप सतपुड़ा को देखें तो ये वाली जो यहाँ पे लाइन बनी है, ये वाली लाइन जो है वो सतपुड़ा को डिनोट करती है। यहाँ से सतपुड़ा आपको दिखाई देगा। अगर आप देखें मैप में तो ये सतपुड़ा है। इसके उत्तर में आप एक रेंज देख पा रहे हैं जिसको हम पहले कवर कर चुके हैं, उसका नाम है विंध्यन रेंज या फिर विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में आप देख रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में ही आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी। सतपुड़ा एक पर्वत है, जैसे विंध्यन एक पर्वत था। आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट वैली है। इसी रिफ्ट वैली में हमने आपको बताया था कि नर्मदा नदी बहती है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम भी कहां से होता है, और इसका उद्गम स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं सतपुड़ा रेंज से ही संबंध रखता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सतपुड़ा के उत्तर में एक रिफ्ट वैली है, एक भ्रंश घाटी है जिसमें एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नर्मदा। उसके दक्षिण में आपको ये रेंज देखने को मिल रही है जिसको हम सतपुड़ा कह रहे हैं। आप पाएंगे कि इस सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में एक और रिफ्ट वैली है जिसमें ताप्ती नदी या तापी नदी प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा रेंज जो है वो दो घाटियों के बीच में अवस्थित है। अब यहाँ कोई कहने और समझाने की बात नहीं है कि अगर किसी माउंटेन के दोनों तरफ रिफ्ट वैली हो तो जाहिर सी बात है वो माउंटेन अपने आप में एक ब्लॉक माउंटेन हो जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखने वाला सवाल है कि सतपुड़ा रेंज एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो हाँ, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एक जगह उसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और उसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, तो ये एक ब्लॉक माउंटेन हो जाता है। सतपुड़ा पर्वत पूरी एक रेंज है, पूरी एक श्रेणी है। उस श्रेणी के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और यहीं से आयोग बहुत बार सवाल बनाता है, उस रेंज का नाम देता है और पूछता है इसको कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है, कहाँ पे इसको देखा जा सकता है, या फिर पूछ सकता है कि इसकी पेरेंट रेंज कौन सी है, यानी मूल किस पर्वतमाला से संबंधित है। तो देखिए, हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। अगर आप देखेंगे तो हम सतपुड़ा को तीन हिस्सों में बांटते हैं। सतपुड़ा को ही गुजरात राज्य में राजपीपला पर्वत के नाम से जाना जाता है। हमने इस तरीके से ही चीजों को क्लासिफाई करके समझाया है ताकि समझने में चीजों को आसानी रहे। ये पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कराएंगे, वहां आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, गुजरात में ही सतपुड़ा पर्वत को राजपीपला पर्वत के नाम से जान रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इसी सतपुड़ा पर्वत को हम लोग कहेंगे कि ये महादेव पर्वत है। कौन सा पर्वत है? महादेव पर्वत है। ऐसे ही हम देखते हैं कि एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसी को मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए राजपीपला, महादेव और मैकाल। अगर आप थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर हम भारत के मैप में देखें तो सबसे पश्चिम में आपको गुजरात राज्य देखने को मिलता है। अगर आप उससे थोड़ा सा पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। उससे और थोड़ा सा पूरब में बढ़ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ है। ये तो बेसिक जानकारी है भारत के मैप की। अब इसी में ही आप इन राज्यों से इन रेंजेस को, इन पर्वतों को अटैच कर लीजिए। राजपीपला अगर आपको यही तीन पर्वत श्रेणियों, पर्वतों के नाम दे दे, आपको राजपीपला, महादेव और मैकाल, और कहे कि इनको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाइए, तो जिस प्रकार भारत के मैप में राज्यों की अवस्थिति है आप उनको उसी तरीके से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पश्चिम में राजपीपला, थोड़ा सा पूरब जाने पर आपको महादेव, और सबसे पूरब में, इन तीनों में सबसे पूरब में आपको मैकाल पर्वत देखने को मिलेगा। अब ये जो महादेव पर्वत है, आप देख पा रहे हैं महादेव पर्वत मध्य प्रदेश में कहते हैं। इसमें एक स्थान है जिसको कहते हैं पंचमढ़ी। नाम याद रखना है, यहां से यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान करके चलेंगे। पंचमढ़ी में एक चोटी है, पंचमढ़ी में एक पीक है, एक चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। धूपगढ़ इस महादेव पर्वत की हाईएस्ट पीक है, साथ ही साथ इस पूरे के पूरे सतपुड़ा पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक है। आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, महादेव पर्वत की हाईएस्ट पीक का नाम बताइए, या फिर पूछ सकता है आपसे कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। कहां पर मिलेगी? वो आपको पंचमढ़ी में मिलेगी। अगर राज्य का नाम पूछे तो कहां पर मिलेगी? मध्य प्रदेश में मिलेगी।
ऐसे ही हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में, जहां पे हम इसको मैकाल पर्वत कह रहे हैं, उसकी हाईएस्ट पीक का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, अभी हम डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे आपको। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी का नाम है नर्मदा और एक नदी का नाम है सोन। कई बार आप इस तरीके की जानकारी सुनते हैं कि इससे तीन नदियां निकलती हैं अमरकंटक से। अगर आपने किताबें पढ़ी हो या कहीं पे किसी के नोट्स पढ़े हो तो इसमें तीन नदियों को दिखाया गया होता है, नर्मदा, सोन और महानदी। बेसिकली महानदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से नहीं है, बल्कि इसी अमरकंटक के थोड़ा सा दक्षिण में है। हम देखेंगे वो कहां पे है लोकेशन। अभी आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इस अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा अभी हमने आपको बताया कि नर्मदा जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो करती है। और एक नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी आप देखेंगे कि वो उत्तर की तरफ बहती है, और उत्तर की तरफ बहती हुई वो कहीं ना कहीं गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन रही होगी। तो ये इसके बारे में एक बेसिक जानकारी है। इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं, जरा उनको देख लेते हैं। आप भी इस तरीके से टू द पॉइंट चीजों को तैयार करिए हमारे साथ। देखिए क्या कहता है, मुख्यतः सतपुड़ा पर्वतमाला जो है उसको तीन श्रेणियों में बांट के हमने पढ़ते हैं। एक अपने आप में सतपुड़ा हो जाता है, नाम सतपुड़ा हो जाता है। दूसरा उसी को महादेव कहते हैं, और तीसरा उसको मैकाल। जैसे हमने राजपीपला नाम लिया, आप उसको सतपुड़ा, कई जगह पे हो सकता है राजपीपला को सतपुड़ा से रिप्लेस कर दे तो सतपुड़ा मेन भी मिल सकता है, नहीं तो राजपीपला देगा। बाकी महादेव और मैकाल तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका नाम है। कहता है कि जो सतपुड़ा एवं महादेव है, सतपुड़ा और महादेव नाम की जो श्रेणियां हैं, जो पर्वत हैं, वो आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा और महादेव जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर मिलेगा, और ये जो मैकाल पर्वत है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हमने बताया कि क्यों है, क्योंकि उसके उत्तरी किनारे पर नर्मदा नदी घाटी है और उसके दक्षिणी किनारे पर ताप्ती या तापी नदी घाटी है, इसलिए अपने आप में वो एक ब्लॉक माउंटेन हो जाता है कुछ इस तरीके से। एक तरफ बहती है नर्मदा नदी और एक तरफ ताप्ती नदी बहती है, दोनों घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। अगर किसी संरचना के दोनों तरफ रिफ्ट वैली हो और बीच में कोई संरचना ब्लॉक के समान ऊपर खड़ी हो तो हम कहते हैं कि वो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो सतपुड़ा उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि महादेव पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है? धूपगढ़ है, जो पंचमढ़ी में मिला था, जो महादेव की रेंज का ही हाईएस्ट पॉइंट है। ये कितने हाइट पर है? 1350 मीटर का है, और सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, हाईएस्ट पॉइंट है। ध्यान रखिए, धूपगढ़ के पास ही मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, हिल स्टेशन है, जिसका नाम है पंचमढ़ी। बेसिकली ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था। इस बात को अगर आप थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझें तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे जो चीजें हमने समझाई हैं कैसे कैसे अरेंज हैं। अगर हम सतपुड़ा को तीन हिस्सों में बांट लें, एक अपना आप में मेन सतपुड़ा हो जाएगा जो कि सतपुड़ा का ही हिस्सा है, पहाड़ी हो जाएगी। दूसरा महादेव पहाड़ी हो जाएगी, और तीसरा हो जाएगा मैकाल पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ियों का क्रम किस प्रकार है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। सतपुड़ा, ये पूरी सतपुड़ा रेंज है। इसके उत्तर में जो है आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, और इसके दक्षिण में आपको ताप्ती नदी देखने को मिलेगी। और दोनों एरो से आप समझ सकते हैं दोनों की दोनों जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, यानी पश्चिम की तरफ बहती हैं। कई बार तो वनडे एग्जाम्स में आपसे यही पूछा जाता है, चार नदियों के नाम आपको देता है और आपसे पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, यानी पश्चिम की तरफ उसका फ्लो है। क्योंकि भारत की अधिकांश नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, तो ये अपवाद स्वरूप है, और ऐसे जो अपवाद रहते हैं उनसे आयोग कई बार सवाल बनाता है। इसी में देखिए, हमने आपको बताया कि मैकाल पहाड़ी है। मैकाल में आप देखिए अमरकंटक की चोटी से दो नदियों का उद्गम हमने बताया। एक नदी है जो थोड़ा सा इस तरीके से उत्तर की तरफ बहती हुई, जिसका नाम है सोन नदी, और एक नदी का उद्गम होता है इस तरीके से जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। देखिए, वो जो फैक्ट हमने आपको बताया था कि बेसिकली वो अमरकंटक से नहीं है बल्कि मैकाल पहाड़ी के दक्षिण में है, और वो पहाड़ी है सिंहावा की पहाड़ी। सिंहावा की पहाड़ी से महानदी निकलती है, जो शुरुआत में थोड़ा दक्षिण चलती है और फिर इधर की तरफ को चल पड़ती है, यानी फिर वो आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ उसका रुख हो जाता है। और इससे पिछली क्लास में हमने समझा था कि महानदी का संबंध छत्तीसगढ़ बेसिन से है, जिसको हमने महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से पढ़ा था। ये वही नदी है। उद्गम स्रोत देखेंगे तो मैकाल पहाड़ी ठीक है, पर अमरकंटक ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझ के चलेंगे।
अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम हैं। कई बार आयोग जब 4 ऑप्शन बनाता है उनमें से इस तरीके की कोई ना कोई छोटी छोटी पहाड़ी दे देता है जो थोड़ा सा आप मेन स्ट्रीम में नहीं रहती हैं पढ़ते हुए, या जिनको हम महत्वपूर्ण मार्क कर लेते हैं, इंपोर्टेंट मार्क कर लेते हैं, उनमें हम इसको शामिल नहीं करते हैं। पर आयोग जब 4 ऑप्शन बनाता है उसमें से 2 या 3 पहाड़ियों के नाम तो ऐसे होते हैं जो आपने सामान्यतः सुने होते हैं कि हाँ ये पहाड़ी है, जैसे मिकिर की पहाड़ी है, गारो खासी की पहाड़ी है, ये सुना रहता है। पर कुछ पहाड़ियां आपको ऐसी मिल जाती हैं जिनके नाम आपने रेयर सुने होते हैं। जरा उन पहाड़ियों को देख लेते हैं। ये सभी वही पहाड़ियां हैं जिनसे आयोग ने सवाल बनाया है और संभावना है कि वहां से सवाल बनाया जाए। उनमें पहली पहाड़ी का नाम है ग्वालीगढ़ पहाड़ी। नाम याद रखेंगे, ग्वालीगढ़ पहाड़ी। देखिए ग्वालीगढ़ पहाड़ी और कहीं नहीं, इसी सतपुड़ा के आसपास है। हमने बताया आपको इस तरीके से सतपुड़ा है, उसके उत्तर में एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम है नर्मदा, और उसी के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। अब देखिए इसी ताप्ती नदी के बारे में कहता है, ये ताप्ती नदी की कौन सी पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है। यानी ये ताप्ती नदी है, इसके दक्षिण में कहीं आपको देखने को मिलेगी ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। इसका उत्तर पूर्वी हिस्सा, ग्वालीगढ़ पहाड़ी का उत्तर पूर्वी हिस्सा महादेव पहाड़ी में मिल जाता है। सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी में मिल जाता है। यह मुख्यतः कहां पर है, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में फैला हुआ है ग्वालीगढ़। इसके बाद ऐसी ही एक छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है अजंता पहाड़ी। अजंता की गुफाएं आपने सुनी होंगी, तो आप इससे ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कहां पे मिलेगा। तो महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियां हैं, अजंता की गुफाएं हैं, तो यहीं पे आप इस चीज को कोरिलेट करके समझ सकते हैं। कहां पर है, यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, मुख्य रूप से यहाँ पे फैला हुआ है। यह है उत्तरी सह्याद्री की सतमाला पहाड़ी का उत्तर पूर्वी किनारा है। उत्तरी सह्याद्री क्या है, हम इसको समझेंगे जब हम पश्चिमी घाट को समझेंगे, पूर्वी घाट को समझेंगे, तो उसी में पश्चिमी घाट का एक हिस्सा जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसको हम उत्तरी सह्याद्री कह रहे होंगे। इसको हमें डिटेल में देखना है, सवाल पूछता है वहां से। तो उत्तरी सह्याद्री की एक रेंज है जिसका नाम है सतमाला, वहां पे इसका पूर्वी विस्तार देखने को मिलता है। अजंता पहाड़ी को काटकर 29 गुफाएं केव्स बनाई गई हैं, जिनमें से 25 जो हैं बौद्ध विहार और 4 क्या हैं, चैत्य हैं। अब ये आपको हिस्ट्री में जानना है कि विहार किसको कहते हैं और चैत्य किसको कहते हैं, यहां से भी आयोग सवाल बनाता है। पहाड़ी का नाम है गड़जात पहाड़ी। कहां पर अवस्थित है, उड़ीसा के तटीय मैदान के पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी दिशा अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। कहां पे कहा, उड़ीसा के तटीय मैदान में। उड़ीसा आपको पता है कोस्टल एरिया में लगता है। उड़ीसा के तटीय मैदान के पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी अवस्थिति है। इसका विस्तार आपको वहां देखने को मिलता है। यह उड़ीसा उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदियों का संबंध है इससे, वैतरणी और ब्राह्मणी नदियां जो हैं इससे होकर बहती हैं, और ये जो हैं अल्टीमेटली वैतरणी नदी और इसके साथ में मिलने वाली सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट श्रेणी का नाम है बालाघाट श्रेणी। बालाघाट श्रेणी के बारे में ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहले पॉइंट का नाम है, श्रेणी मुख्यतः महाराष्ट्र में फैली है, ध्यान रखना है, बालाघाट महाराष्ट्र में है। दूसरा पॉइंट है पश्चिमी घाट पर्वत की हरिश्चंद्र, फिर से वही बात, पश्चिमी घाट जैसे हमने उत्तरी सह्याद्री देखा था ऊपर, ऐसे ही अब फिर पश्चिमी घाट के बारे में बात कर रहा है। पश्चिमी घाट पर्वत की हरिश्चंद्र श्रेणी का दक्षिण पूर्वी विस्तार ही बालाघाट श्रेणी है। यह श्रेणी गोदावरी नदी घाटी को भीमा नदी घाटी से अलग करती है। 2 नदियों के नाम आपको सुनने को मिले, एक है गोदावरी नदी और एक है भीमा नदी। हम देखेंगे भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, क्या गोदावरी की है या फिर कृष्णा की है, इस बात को समय के साथ समझेंगे। अभी क्या कहता है कि जो बालाघाट श्रेणी है वो गोदावरी नदी घाटी को भीमा नदी घाटी से अलग करता है। सवाल अपने आप में ये भी बनता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का नेक्स्ट हिस्से का नाम है दक्कन का पठार, जिसको हम दक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। दक्कन पठार के 3 हिस्से हैं। देखिए वो कौन कौन से 3 हिस्से हैं। इसमें पहले हिस्से को हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। ट्रैप शब्द का मतलब होता है कोई चीज बीच में ट्रैप हो जाना, इसलिए उस रीजन को नाम दिया गया दक्कन ट्रैप। यानी दक्कन में कोई संरचना ऐसी है जो बीच बीच में ट्रैप हो गई है, उसके आसपास कोई दूसरे प्रकार की संरचना देखने को मिलती है और बीच में वो खास संरचना है। हम देखेंगे वो कौन सी संरचना है जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा ट्रैप। तो एक दक्कन के पठार का एक हिस्सा है दक्कन ट्रैप, जिसको दक्कन लावा पठार भी कहते हैं, ये इसका उपनाम है। दूसरे हिस्से का नाम है तेलंगाना का पठार और तीसरे हिस्से का नाम है कर्नाटक का पठार। हम देखेंगे इनमें से महाराष्ट्र का पठार किसको कहा जाएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल बनता है। तो दक्कन पठार के 3 हिस्से आपने जान लिए। पहले हिस्से को हमने दक्कन ट्रैप कहा, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। आइए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। शुरुआत करेंगे दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप को के बारे में पॉइंट्स जानने से पहले हम दक्कन के ट्रैप को जरा मैप पे देख लेते हैं। मैप पे दक्कन का ट्रैप कहां पर हमें अवस्थित मिलेगा।
इस मैप में ये जो रेड कलर का स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेट करता है दक्कन के ट्रैप को, यानी यहाँ से इस तरीके से इसकी सीमा निर्धारित है। यहाँ पर भी थोड़ा सा हिस्सा है और यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, दक्षिण में यहाँ तक और उत्तर में यहाँ तक आपको दक्कन का ट्रैप देखने को मिलेगा। ये है दक्कन का ट्रैप, जिसको हम दक्कन लावा पठार के नाम से भी जानते हैं। आप देखेंगे इसकी शुरुआत लगभग 15 डिग्री नॉर्थ से शुरुआत होगी और उत्तर पूर्व में यहाँ पे आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा नागपुर। ये इसके बारे में एक पॉइंट है। जब आपको कहता है कि दक्कन का पठार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहते हैं कि जब आप नीचे से चलते हैं, दक्षिण से चलते हैं, तो 15 डिग्री नॉर्थ से इसकी शुरुआत होती है और उत्तर पूर्व में आपको नागपुर तक इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। ये इसके बारे में एक विशेषता है। आप लोकेशन देख पा रहे होंगे कहाँ से कहाँ तक दक्कन का ट्रैप है, फिर यहीं से हम आगे चीजें समझ रहे होंगे। दक्कन के पठार या दक्कन लावा पठार के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। उनमें पहले पॉइंट का नाम है कि इसका जो विस्तार है वो हमने बताया आपको 15 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है और उत्तर पूरब में नागपुर तक विस्तृत है। दक्षिण में नॉर्थ 15 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है और आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उत्तर पूर्व में वो आपको नागपुर एक स्थान का नाम है, वहां तक देखने को मिलेगा। देखिए कौन कौन से राज्यों में दक्कन का पठार अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सांद्रता इसकी देखने को मिलेगी, वहां पे सबसे ज्यादा आपको दक्कन का ट्रैप मिलेगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमने अभी गुजरात में भी देखे, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, तेलंगाना में फैला हुआ है, कर्नाटका में है और कुछ हिस्सा इसका गोवा में है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन कौन से स्टेट में आपको दक्कन लावा पठार देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। इसी दक्कन के ट्रैप को या इसी दक्कन लावा पठार को महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतम विस्तार जो है इसका वो महाराष्ट्र राज्य में है। दूसरा पॉइंट है, क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन द्वारा। क्रिटेशियस काल में हमने बताया था कि पृथ्वी का अपना एक भूगर्भिक समय सारणी है, उसी समय सारणी में एक समय का नाम है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस का जिक्र हमने कई बार किया है। उस समय क्या हुआ कि वहां पर क्रैक्स पड़ गया, दरारी उद्भेदन हुआ और उस क्रैक के चलते जो जमीन से लावा निकला। क्रिटेशियस काल में क्या होता है, क्रिटेशियस काल में भूसंचलन के चलते एक क्रैक पड़ जाता है और क्रैक के होने की वजह से जमीन के अंदर का जो लावा है, लावा कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसको भी समझेंगे। तो जमीन के अंदर से लावा का इरप्शन होता है, लावा निकलता है और उसी से बेसाल्ट लावा के रूप में इस पठार का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट आप समझते हैं कि ये आग्नेय क्रम की चट्टानें हैं, उन्हीं में से एक का नाम हमने आपको बेसाल्ट बनाया था। अगर आप हमारी इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तब आप इन चीज़ों को सीधे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस सीरीज की शुरुआत से करिए, पहले नंबर से करिए और फिर यहाँ तक पहुँचिए। यकीन मानिए आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होती नजर आ रही होंगी और जो चीज़ें यहाँ पे हम पीडीएफ की फॉर्म में या मैप के फॉर्म में आपको दिखाते हैं वो सारी चीजें हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। इसको दक्कन का ट्रैप क्यों कहा जाता है, इस पॉइंट में समझिए आप इस बात को। इस क्षेत्र में बेसाल्ट के लावा का जो जमाव है, जो बेसाल्ट का लावा इरप्शन के चलते जमा, वो लहरदार संरचना के रूप में उसका जमाव हुआ, इसलिए इसको दक्कन का ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी, जो सीढ़ी नुमा हो, लहरदार रूप में जमा हो, तो उसी को कहा जाता है कि वो ट्रैप है। ऐसे फंस गया जो बीच बीच में, उसी को कहा गया कि वो दक्कन का ट्रैप है। तो जो लावा जमीन के अंदर से निकला वो एक लहरदार संरचना के रूप में फैला, उसमें जमाव हुआ, उसी की वजह से इसको ट्रैप नाम दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी यानी स्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से अगर आप देखेंगे, वेदरिंग और इरोजन से इस क्षेत्र में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। हमने आपको बार बार कहा है जहां भी बेसाल्ट रूपी चट्टानों का नाम हो तो बेसाल्ट रूपी चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन से जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी उसको कहेंगे आप कि वो ब्लैक सॉइल है। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है, जिसे स्थानीय भाषा में, इस काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इस मिट्टी को हम रेगुर या काली कपासी मिट्टी भी जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जान रहे हो। दक्कन प्लेटू का दूसरा हिस्सा हमने आपको बताया तेलंगाना का पठार है। जरा देखिए तेलंगाना के पठार के बारे में क्या विशेषता है। इस तेलंगाना के पठार का फैलाव जो है अविभाजित आंध्र प्रदेश में, आपको पता है 2013 के बाद से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। वर्तमान में अधिकांश हिस्सा तेलंगाना और कुछ हिस्सा जो है दक्षिणी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि पहले 2013 से पहले आंध्र प्रदेश एक था, तो तब इसको हम उस पठार के नाम से जान रहे होते। इस तेलंगाना के पठार को दो भागों में बांटा जाता है। उसमें जो उसका उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो तेलंगाना में है।
दूसरा जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग की अवस्थिति आपको रायलसीमा में देखने को मिलेगी। रायलसीमा जो प्रदेश है, जो स्थान है, वो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के 4 जिले उसमें आते हैं। कौन कौन से जिले हैं? अनंतपुर है, चित्तूर है और कडप्पा और कुर्नूल जिले इसमें शामिल है। तो इसके 2 भाग, उत्तरी भाग तेलंगाना का पठार, दक्षिणी भाग जो है रायलसीमा का पठार है। ये अपने आप में पठार के नाम है। तेलंगाना का पठार, इसी तेलंगाना के पठार के उत्तरी भाग को तेलंगाना के नाम से जानते हैं और इसी के दक्षिणी भाग को रायलसीमा के पठार के नाम से जानते हैं, जो इन आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में अवस्थित है। जिलों के नाम ये हैं इस प्रकार। रायलसीमा उच्च भूमि नीस की सतह पर विकसित एक पूर्ण संप्राय मैदान है जिसके मध्यवर्ती भाग से पेन्नार नदी बहती है। क्या कहता है रायलसीमा के पठार के बारे में? कि रायलसीमा जो है उच्च भूमि नीस की सतह पर विकसित है, यानी वहां पे बेसाल्ट नहीं है बल्कि नीस है। और आपको पता है बेसाल्ट, नीट्स और ग्रेनाइट ये सब आग्नेय चट्टानें हैं और इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट। बेसिकली नीस जो है वो ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर इस उच्च भूमि पर नीस की सतह है और यहाँ पर एक संप्राय मैदान देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, लहरदार नहीं है, बल्कि एक संप्राय मैदान आपको देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहेंगे हम? रायलसीमा हाईलैंड कहेंगे, उच्च भूमि कहेंगे। जिसके मध्यवर्ती भागों में, इसी रायलसीमा उच्च भूमि के मध्यवर्ती भागों में एक नदी बहती है जिसका नाम है पेन्नार। भले ही आपको एज इट इज लोकेशन ना पता हो, पर जो जो चीजें हम आपको, जैसे पठारों के साथ हम नदियां जोड़ते जा रहे हैं, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि भारत के पूर्वी हिस्से की बात हो रही है कि पश्चिमी हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तरी हिस्से की बात हो रही है कि दक्षिणी हिस्से के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप इतनी बेसिक जानकारियां भी इकट्ठी करते जाएंगे तो बाद में आप उन सारी जानकारियों को एक साथ समराइज करके समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। तेलंगाना एवं रायलसीमा दोनों पठारों की ढाल जो है वो पूरब की ओर है। तेलंगाना पठार की भी और रायलसीमा के पठार की, दोनों पठारों की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो किस तरफ है? वो ईस्टवर्ड है, यानी पूरब की तरफ है। यानी इस तरीके से आपको उनका स्लोप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट है। किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं उस बात को। भौगोलिक दृष्टि से जो रायलसीमा का क्षेत्र है, जो कि आपने देखा अभी आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में अवस्थित है, इसकी क्षेत्र की प्रायद्वीपीय भारत के मध्यवर्ती हिस्से में ये अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया के बीच में मध्यवर्ती हिस्से में ये रायलसीमा का पठार है। रायलसीमा पठार के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता है और वो विशेषता ये है, जरा इस बात को आप मैप पे समझिए। ये भारत का मैप है और ये जो रेड कलर का स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये रायलसीमा के पठार को इंडिकेट करता है। ये है वो रायलसीमा के पठार। अगर आप देखें तो भारत में मानसून जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है वो मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से भारत अधिकतम वर्षा की प्राप्ति करता है और उनकी दिशा कुछ इस तरीके से होती है। जब हम पवनों को, विंड्स को हम डायरेक्शन देते हैं, नाम देते हैं उस डायरेक्शन का, तो उस तरफ से दिया जाता है जिस तरफ से वो चल रही होती हैं। तो देखिए इस तरफ से चली है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में बारिश होती है। और हम आपको आगे चल के बताएंगे कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला रीजन पश्चिमी घाट है और ये पर्वत के समान है। यहाँ पर कैसे है उस बात को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे एक पर्वत है। तो इस पर्वत की वजह से यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून इन पर्वतों से टकरा जाता है इसके पश्चिमी सीमा की तरफ, और पूरब की तरफ वाला जो क्षेत्र है वहां तक के क्षेत्र में बारिश नहीं आती है। तो ये क्षेत्र क्या रह जाता है? ये हो जाता है रेन शेडो एरिया, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र। इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है इन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। दूसरी बात देखिए, नवंबर के आसपास लौटता हुआ मानसून होता है जिसकी दिशा जो है वो उत्तर पूरब की तरफ से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की। और नॉर्थ ईस्ट मानसून जहां पे बारिश करता है वो ये वाला तट है जिसको हम कोरोमंडल तट कह रहे होंगे। तो आपने क्या देखा, बेसिकली हमने ये चीज आपको इसलिए बताई कि यहाँ पे 2 प्रमुख मानसून की धाराएं हैं, एक है दक्षिण पश्चिम और एक है उत्तर पूरब। उन दोनों की दोनों शाखाओं से ही ये रायलसीमा का पठार जो है ये वर्षा की प्राप्ति नहीं करता है, इसलिए भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से एक क्षेत्र। देखिए क्या कहता है, भौगोलिक दृष्टि से रायलसीमा का क्षेत्र की प्रायद्वीपीय भारत के मध्यवर्ती हिस्से में अवस्थित है, जैसा कि हमने मैप में देखा। इसी के कारण आप देखेंगे यहाँ न तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है और ना ही उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा ही इस स्थान पर वर्षा अधिकतम हो पाती है या पर्याप्त वर्षा हो पाती है, जिसकी वजह से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। आप पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे, राजस्थान के बाद में दूसरा स्थान है इस रायलसीमा पठार का या रायलसीमा के क्षेत्र का।
यद्यपि कृषि एवं उद्योग दोनों ही दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधन, क्योंकि पठारी क्षेत्र है तो खनिज मिलेगा, और खनिज संसाधन की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है, यानी रिच एरिया है। आप यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके की अवस्थिति है तेलंगाना के पठार और रायलसीमा के पठार में, कि तेलंगाना का पठार इस तरीके से उत्तर में अवस्थित है, उसके नीचे आपको कृष्णा नदी बहती हुई मिलेगी, और उसके दक्षिण में आपको रायलसीमा का पठार मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि तेलंगाना के पठार और रायलसीमा के पठार को अलग करने वाली घाटी जो है वो कृष्णा नदी घाटी है, जिससे कृष्णा नदी जो है वो इधर से पूरब की तरफ फ्लो करती है। तो कुछ इस तरीके की संरचना आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसके बाद दक्कन के पठार के तीसरे हिस्से की बात आती है, जिसका नाम है कर्नाटक का पठार, कर्नाटका प्लेटू। क्या कहता है इसके बारे में कि महाराष्ट्र का पठार के दक्षिण से आरंभ होकर, अभी हमने पढ़ा था दक्कन का लावा का पठार जो है, यानी जिसको हमने महाराष्ट्र का पठार कहा या दक्कन ट्रैप कहा, उसके दक्षिण से आरंभ होता है और कहां तक जाता है, एक दक्षिण में एक पहाड़ी है नीलगिरी, या नीलगिरी गांठ है या नीलगिरी पहाड़ी आप उसको कहिए, वहां तक कर्नाटक के पठार का क्षेत्र जो है वो शामिल है, वहां तक वो विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के पठार के दक्षिण पश्चिमी हिस्से को हम मैसूर का पठार कहते हैं। किसका हिस्सा है? कर्नाटक के पठार का। कौन सा हिस्सा है? दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैसूर का पठार कहते हैं। एवं दक्षिण पूर्वी हिस्से को हम लोग बेंगलुरु का पठार कहते हैं। किसका पठार कहते हैं? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार आपको पता होना चाहिए, दोनों का संबंध कर्नाटक के पठार से है। इसका दक्षिण पश्चिमी हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा तो हो जाता है मैसूर का पठार, और आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाता है? बेंगलुरु का पठार के नाम से जाना जाता है। मैसूर के पठार के उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बुदान की पहाड़ी। ये याद रखना है, बाबा बुदान के बारे में सवाल बनाता है कि बाबा बुदान की पहाड़ियां आपको कहां पर देखने को मिलती है, तो मैसूर के पठार के उत्तर पश्चिमी हिस्से या उत्तर पश्चिमी सीमा पर आपको बाबा बुदान की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, जिसकी सर्वोच्च चोटी, जिसकी हाईएस्ट पीक का नाम है मुलायनगिरी। याद रखना है, साउथ की कई सारी पहाड़ियों के बारे में, उनकी हाईएस्ट पीक्स के बारे में आयोग आपसे बार बार सवाल पूछता है। तो मुलायनगिरी किसकी पहाड़ी है? बाबा बुदान की पहाड़ियों की एक हाईएस्ट पीक है, और किसका हिस्सा है वो? मैसूर के पठार का हिस्सा है। और मैसूर का पठार किसका हिस्सा है? कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। और कर्नाटक का पठार किसका हिस्सा है? आपने देखा दक्कन के पठार का हिस्सा है। और दक्कन का पठार किसका हिस्सा है? आपने देखा प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। इस तरीके से आप पूरी सीरीज में कनेक्ट करके चीजों को याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। कर्नाटक के पठार के उत्तरी हिस्से में तुंगभद्रा एक नदी का नाम है, और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। कौन सी नदी बताई हमने आपको? तुंगभद्रा। लगभग हर पठार के साथ हमने आपको एक नदी का नाम जोड़ा है। आप क्या करिए, यहाँ पे ऐसे पठार का नाम लिखिए इस तरफ, और उनके सामने टिक लगा के आप उनसे संबंधित नदियों के नाम याद कर लीजिए। आपको ये चीज रटनी नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में छप जाएगी। तो क्या कहा? कर्नाटक के पठार के उत्तरी हिस्से में कौन सी नदी? तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियां बहते हैं, जबकि इसके दक्षिणी हिस्से में मैसूर के पठार से होते हुए कावेरी नदी फ्लो करती है। कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी का संबंध इसी कर्नाटक के पठार या मैसूर के पठार से है। कर्नाटक के पठार के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक भाग है मलनाड, नाम याद रखेंगे, एक भाग का नाम है मलनाड और दूसरे भाग को हम कहते हैं मैदान। मलनाड और मैदान में कर्नाटक के पठार को बांटा गया है। क्या कहता है कि जो मलनाड है, इस पठार के पश्चिमी हिस्से में पाई जाने वाली पहाड़ी एवं पर्वतीय उच्च भूमि को कहा जाता है। तो कर्नाटक के पठार का जो पश्चिम का ऊंचा हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है कि वो मलनाड है, जबकि मैदान इस पठार के पूर्वी हिस्से में पाए जाने वाले तुलनात्मक रूप से निम्न लहरदार भूभाग को कहा जाता है। तो कर्नाटक के पठार का जो पश्चिम का ऊंचा हिस्सा है उसको मलनाड कहा गया, और कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है तुलनात्मक रूप से जो नीचा है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? मैदान है, जो लहरदार भूभाग में बसा है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देख लिया सतपुड़ा पर्वतमाला, इसके बाद हमने देख लिया दक्कन के पठार को देख लिया, दक्कन के लावा पठार जिसको हम महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, कर्नाटक के पठार की स्थिति हमने देखी, मैसूर का पठार कहाँ पर है, तेलंगाना का पठार हमने समझ लिया, और अब हमारा हिस्सा बचता है दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।